हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। स्टडी ऑफ चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब स्टडी ऑफ चार्जेस दो तरह से हो सकता है, दो कंडीशन में हो सकता है। एक तो पहला जब चार्जेस रेस्ट में हो और दूसरा जब चार्जेस मोशन में हो। तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है हमारा। पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा है हमारा करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, और स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिमेन एट रेस्ट या रिमेन स्टेशनरी। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज रेस्ट में हो, मूव नहीं करे कंडक्टर के थ्रू, रेस्ट में हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलेंगे? देखो, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मूव या फिर चार्जेस आर इन मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चार्जेस मूव करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करता है वो। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लाइटनिंग। लाइटनिंग जो होता है आसमान में, बरसात के समय हम लोग देखते हैं बिजली कड़कता है, तो लाइटनिंग एक कैसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है, क्योंकि लाइटनिंग, ड्यूरिंग लाइटनिंग चार्जेस जो होता है वो फ्लो नहीं करता है, स्टेशनरी होता है। इसलिए लाइटनिंग एक कैसी इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोग अगर सिल्क क्लॉथ को हम लोग ग्लास रॉड से के साथ रब करते हैं जब, तो क्या देखते हैं कि ग्लास रॉड जो है, उस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये कैसे होता है? जब रब करते हैं, हम लोग रब करते हैं ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ, तो इस पे चार्ज कैसे आ जाता है? एक्चुअली जब हम लोग रब करते हैं ना, तो जब रब करते हैं तो इसके फ्रिक्शन के कारण इसमें हीट जनरेट होता है, और उस हीट को एब्जॉर्ब करके इस ग्लास रॉड में प्रेजेंट, इस ग्लास रॉड में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस ग्लास रॉड में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके, जब उसको एनर्जी मिला, हीट एनर्जी, तो वो जंप करके कहाँ जाता है? सिल्क क्लॉथ पे आ जाता है। तो सिल्क क्लॉथ पे वो इलेक्ट्रॉन आ गया, तब यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मान लो दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इस पे दो पॉजिटिव चार्ज आ गए, और ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इस पे दो नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरह से ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन इस ग्लास रॉड पर जो चार्ज एक्वायर हुआ है, या फिर इस सिल्क क्लॉथ पे जो चार्ज एक्वायर हुआ है, वो चार्ज मूव नहीं करता है, मूव नहीं करेगा। सिल्क क्लॉथ पे मान लो यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ, ये चार्ज यहीं का यहीं स्टेशनरी रहेगा, ये मूव बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसी तरह से हम लोग जब देखते हैं प्लास्टिक का कंघी जब अपने सूखे बालों में करते हैं, फिर वो कंघी देखते हैं, जब उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के नजदीक लाते हैं, तो वो कंघी जो है वो उस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को खींचने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि उस कंघी पे क्या हो गया है? चार्ज डेवलप। ठीक इसी तरह से उस पर चार्ज डेवलप हो गया है, और वो चार्ज जो कंघी पे आया है प्लास्टिक के कंघी पर, वो चार्ज मूव नहीं करता है, उसी एक ही जगह पे वो क्या रहता है? एक्यूमुलेट कर जाता है, स्टेशनरी रहता है उसी पे। तो ऐसे चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्जेस। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बोलते हैं।
करेंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है हमारा, जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है, बिजली आता है, वो कैसा एग्जांपल है? करेंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब हम लोग देखते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं। सबसे पहले चार्ज। तो ऐसे तो हम लोग को क्लास 10th में चार्ज को डिफाइन नहीं करना है, ये नहीं पूछा जाता चार्ज को डिफाइन करिए, लेकिन फिर भी देख लो चार्ज क्या है। चार्ज किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का एक इंट्रिंसिक, आंतरिक उसका एक प्रॉपर्टी है, उसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और जिसके कारण ये एक फोर्स महसूस करता है जब इसको किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। तो चार्ज is a physical property of a matter, या पार्टिकल भी बोल सकते हो, of a matter due to which a force acts on it when it is placed in an electromagnetic field. तो मान लो चार्ज ये हमारा एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, जिसके कारण जब उस मैटर को किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक फोर्स महसूस करता है। तो चार्ज और कुछ नहीं, चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, चार्ज सिर्फ हमारा एक किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो एक फोर्स महसूस करता है, फील करता है। अब चार्ज में यहाँ हम लोग बात है टाइप। अब चार्जेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। दो तरह का चार्ज होता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ -19 कूलम। और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? उसका भी मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ -19 कूलम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का, एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन पे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, लेकिन साइन इसका ऑपोजिट होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इतने मैग्नीट्यूड का, वो नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि एक प्रोटॉन पे जो इतना ही चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चार्जेस हमारे दो तरह के होते हैं। अब चार्जेस के कुछ प्रॉपर्टी भी होते हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है, और वो क्या है? देखो कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस मतलब सेम टाइप ऑफ चार्ज, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एक प्लस चार्ज, इधर दूसरा प्लस चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। उसी तरह से एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस होंगे यानी ऑपोजिट चार्जेस, एक प्लस तो दूसरा माइनस, वही दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। एक प्लस चार्ज और दूसरा माइनस चार्ज, ये दोनों क्या करेंगे? दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। ये तो हमारा टाइप्स ऑफ चार्ज है। अब देखते हैं हम लोग कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं।
कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर किसको बोलते हैं हम लोग? दोज सब्सटेंसेज which allow इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली करंट भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर known as कंडक्टर्स। जैसे जितने भी मेटल्स हैं, एलॉयज, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि एसिड सॉल्यूशंस, बेस सॉल्यूशंस, ये सारे क्या है? कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते थे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स बोलेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग इंसुलेटर्स किसको बोलते हैं। तो दोज सब्सटेंसेज थ्रू विच do not allow current to pass through them are known as insulators। एग्जाम्पल्स में नॉन मेटल्स। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देते हैं। सिर्फ एक नॉन मेटल ग्रेफाइट है जो कि अच्छा कंडक्टर को पास करने देता है। प्लास्टिक्स हो गया, रबर्स हो गया, प्लास्टिक, रबर, इटीसी और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो अपने से होकर करंट को पास करने नहीं देते हैं, और इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंसुलेटर्स। अब यहाँ पर जो है कंडक्टर्स अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, जबकि इंसुलेटर्स ऐसा नहीं करने देते। इसके पीछे कारण क्या है? कंडक्टर्स यानी मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, जबकि नॉन मेटल्स नहीं देते हैं पास करने। इसको भी हम लोग जान लेते हैं इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, मान लो किसी एक मेटल का एटम है, ये किसी मेटल का एटम है और ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये एक नॉन मेटल का एटम है। और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कंपैरेटिवली लार्ज और ये कंपैरेटिवली स्मॉल। अब देखो साइज जो होता है मेटल्स के एटम का, मेटल्स के एटम का जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? नॉन मेटल से। अब एक मेटल का जो एटम होता है उसका साइज नॉन मेटल के एटम से ज्यादा होता है, लार्ज होता है उसका साइज। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे देखो क्या फर्क पड़ेगा। अब इस मेटल का एटम का जब साइज बड़ा है तो इसका मतलब इस मेटल के एटम का
न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, तो ध्यान देना, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, जबकि एक नॉन मेटल के एटम का न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस कम होगा। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, लार्ज है। किसके एटम में, मेटल के एटम में, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, स्मॉल है। अब जब डिस्टेंस इसके बीच में ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो एट्रैक्टिव फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्टेंस ज्यादा, अट्रैक्शन कम। यहां पे डिस्टेंस कम तो अट्रैक्शन ज्यादा, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो, जब इसके बीच में आउटर मोस्ट सेल के प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जब अट्रैक्शन कम होता है ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसका जो है वो जंप करके बाहर आ जाता है। इसका कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जंप करके बाहर आ गया इसका। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके बाहर आया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब समझ लो, जो इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर आ जाए जंप करके, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब मेटल्स में ऐसा होता है, नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो मेटल्स होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए ये चार्ज को कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। इसलिए पूछा जाता है बहुत बड़ा सवाल है कि नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जबकि मेटल्स करते हैं। इसके बीच में कारण क्या है, यही कारण यहाँ पे। अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी देख लो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। अब देखो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट, यानी एक यूनिट यानी एक कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो एक यूनिट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव, यहाँ कंडीशन है पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है ना, कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको इन्फिनिटी से, मतलब इन्फिनिटी मतलब अनंत होता है, यहाँ पर इसका मतलब है एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज्यादा दूर से, इन्फिनिटी से किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट बोलते हैं, मानो बोल दिए पी पॉइंट पे, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लाने तक जितना वर्क डन किया जाता है वही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं।
द पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में पी भी लिखा जाता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in a circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to the other। अब देखो ये क्या हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम किसको बोलेंगे, सिंपली इसको पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। अब यूनिट चार्ज के चार्ज का यूनिट कूलम है, तो हम ये भी बोल सकते हैं एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज मान लो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें ये 2 पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, 2 पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं P, एक ले लेते हैं Q, और कोई एक यूनिट चार्ज है, एक कूलम का चार्ज है। इस एक कूलम चार्ज को P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। हमेशा याद रखना, पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो या सिंपली पोटेंशियल बोलो, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। चाहे वो पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस का अनदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। चलो ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए हम लोग डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कब कहा जाएगा, 1 वोल्ट। वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल हम कब बोलेंगे, देखो the potential difference between 2 points is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge। अब देखो, 1 कूलम्ब चार्ज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कब बोलेंगे, जब किसी एक कूलम्ब के चार्ज यानी एक यूनिट चार्ज को मूव करने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़े। मान लो कोई एक चार्ज है 1 यूनिट का,
उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, तब हम क्या बोलेंगे इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। सपोज मान लो ये पॉइंट है हमारा x और ये पॉइंट है y। अब यहाँ पर एक यूनिट चार्ज है हमारा, एक यूनिट चार्ज, 1 कूलम चार्ज है हमारा, और इस 1 कूलम चार्ज को x पॉइंट से y पॉइंट ले जाने तक में हम लोग को क्या करना पड़ा, मान लो W वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज को, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़े, 1 जूल का वर्क करना पड़े, हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। इट मीन्स 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। और ऐसे लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल कूलम इनवर्स। तो ये तो हो गया हमारा 1 वोल्ट का डेफिनेशन। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक क्या है हम लोग का। अब आगे का टॉपिक है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस is measured by potential difference is measured by वोल्टमीटर। अब जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, वोल्टमीटर नाम है उसका। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये जानने के लिए, तो हम उस सर्किट में क्या फिट करेंगे, वोल्टमीटर फिट करेंगे। और वोल्टमीटर जो है ये हमेशा जो है पैरेलल में जोड़ा जाता है सर्किट में। जैसे मान लो एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है और इसका हम चाहते हैं कि इसके दोनों एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये हम जानना चाहते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग को वोल्टमीटर को जोड़ना पड़ेगा, वोल्टमीटर। पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, और ये हो गया हमारा वोल्टमीटर जो कि रीडिंग दिखाएगा हमारा कि इस सर्किट के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और वोल्टमीटर को हमेशा किसी भी सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया, तो वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। और वोल्टमीटर जो है इसका रेसिस्टेंस हाई होता है, वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस हाई होता है, हाई रेसिस्टेंस। अब पूछा जाता है वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस हाई क्यों होता है। तो वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई इसलिए रखा जाता है ताकि इस वोल्टमीटर से ज्यादा अमाउंट में करंट नहीं पास करे, करंट इसमें वेस्ट नहीं हो, इसलिए वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस जो है बहुत ही हाई रखा जाता है ताकि ये से ज्यादा अमाउंट में करंट पास नहीं करे। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़े। अब है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। एक मिनट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो हम लोग आखिर इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला किसी जाने के, इलेक्ट्रिक करंट कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे, इससे तो हमको कुछ भी पता नहीं लग रहा है। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट,
इससे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, जब भी हमको करंट कितना किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है ये मेजर करना है तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ चार्ज, सॉरी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब समथिंग अपॉन टाइम। जब भी हम रेट का बात करते हैं तो उसका स्पीड का बात करते हैं। रेट का मतलब स्पीड, कि कितने तेज गति से चार्ज उसमें फ्लो कर रहा है। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया हमारा, तो इस डेफिनेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डेफिनेशन से हम लोग करंट के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। देखो करंट का सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल टू क्यू को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से। तो देखो डेफिनेशन को देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको टाइम को टी से। तो चार्ज कितने रेट से, रेट का मतलब क्या होता है समथिंग अपॉन टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि किसी भी सर्किट के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर हमको चार्ज का पता हो, टाइम का पता हो, तो क्या पता कर लेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड पता कर लेंगे करंट का। ये हो गया हमारा। अब जो है करंट का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ करंट। अब देखो चाहे हम इलेक्ट्रिक करंट बोले या करंट बोले उसका मतलब सेम ही यहाँ पे। SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर होता है SI यूनिट ऑफ करंट। करंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से, और इसका यूनिट क्या है, एम्पियर। अब देखो, अब जैसे हम लोग 1 वोल्ट का डेफिनेशन देखे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कब कहा जाएगा, ठीक उसी तरह से करंट को 1 एम्पियर करंट क्या होता है, 1 एम्पियर कब बोलेंगे करंट, 1 एम्पियर का डेफिनेशन देख लो, 1 एम्पियर ये क्या होगा देखो, तो द करेंट फ्लोइंग या पासिंग बोल सकते हो साधारण में, द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर जैसे वायर, करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज said to be 1 ampere, said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through the conductor in 1 second। अब देखो 1 एम्पियर करंट, किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो कर रहा करंट उसको हम लोग 1 एम्पियर कब बोलेंगे, तो किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसको 1 एम्पियर कब कहा जाएगा, जब उस कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज पास करे। मान लो ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जो है 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है, 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब का चार्ज पास कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो करंट कितना है, 1 एम्पियर। ये तो हो गया हमारा 1 एम्पियर का डेफिनेशन। अब हम लोग करंट को मेजर किससे करते हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, मेजरिंग डिवाइस, उसी तरह यहाँ पर करंट को मेजर कैसे करते हैं, तो देखो करंट is measured by a device
कॉल्ड अमीटर। करेंट को हम लोग किससे मीटर करते हैं? एमीटर से। एमीटर जैसे हम लोग देखे थे वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किए हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया था, उसका रेसिस्टेंस बहुत ही हाई था। उसी तरह अमीटर के बारे में देखेंगे हम लोग अमीटर को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो किसी भी कंडक्टर में अमीटर को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो ये कोई कंडक्टर है और हम मापना चाहते हैं कि इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। इस कंडक्टर से हम लोग मापना चाहते हैं कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग इस कंडक्टर में फिट कर देंगे हम लोग इसको अमीटर को। इसमें हम लोग अमीटर को फिट कर दिए। अमीटर को फिट करने के बाद हम लोग मेजर कर सकते हैं कि इस सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो इस अमीटर को किस कॉम्बिनेशन में जोड़े हम लोग? सीरीज। जब एंड टू एंड, जैसे एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड टू एंड, एक एंड से दूसरा एंड इसका जुड़ गया, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सीरीज। और अमीटर को ऑलवेज सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, उसी तरह अमीटर को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। और इसका रेसिस्टेंस लॉ होता है, लॉ रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस लॉ इसलिए होता है ताकि इससे करंट इजीली पास कर सके। क्योंकि अगर इससे करंट सही से पास ही नहीं करेगा तो कैसे ये बता पाएगा कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट, जो करंट का जो अमाउंट है वो कैसे बता पाएगा सही से? जितना भी करंट है वो आसानी से सबका सब पास कर सके उससे इजीली, तभी तो ये मेजर कर पाएगा कि कितना करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। इसलिए अमीटर का रेसिस्टेंस हमेशा लो रखा जाता है। ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है इसको जिसका रेसिस्टेंस बहुत कम हो, रेसिस्टिविटी बहुत कम हो। ये हो गया हमारा। अब हम लोग करेंगे कि किसी भी सर्किट में करंट कंटिन्यूअस फ्लो करते रहे, इसके लिए क्या कंडीशन है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू या फिर इन अ सर्किट। अब पूछा जाता है कि किसी भी सर्किट में कंटिन्यूअस करंट कब फ्लो करेगा, या फिर आप क्या करेंगे ऐसा कि किसी भी सर्किट में कंटिन्यूअसली करंट क्या करते रहे? फ्लो करता रहे। अब देखो करंट को कंटिन्यूअस फ्लो करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि जो कंडक्टर है उसमें जो हम लोग जो बैटरी या सेल कंबाइन किए हैं उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बना है। जब तक कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बना हुआ रहेगा तब तक उससे करंट फ्लो नहीं कर सकता। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि दो हम लोग टैंक लिए, ठीक है, दो टैंक लिए और इस दोनों टैंक को हम लोग क्या किए? एक पाइप से जोड़ दिए। इस दोनों टैंक को हम लोग पाइप से जोड़ दिए और इस टैंक में पानी का लेवल यहां तक है और इस टैंक में पानी का लेवल यहां तक है। तो हम देखेंगे कि इस टैंक का पानी जो है वो क्या होगा? ट्रांसफर होगा इस टैंक में। और कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं आ जाता तब तक। जैसे ही दोनों का लेवल बराबर आ गया फिर इस टंकी से पानी का ट्रांसफर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ना तो इससे इसमें जाएगा ना ही इससे इसमें जाएगा। तो हम लोग देखें जब एक पोटेंशियल में डिफरेंस था, जब डिफरेंस था तब इसमें वाटर फ्लो कर रहा था, डिफरेंस था तब वाटर फ्लो कर रहा था। ठीक उसी तरह से एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट तभी तक फ्लो करता रहेगा कंटिन्यूअसली जब तक उस दो टर्मिनल्स के बीच में क्या रहे? पोटेंशियल का डिफरेंस रहे। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बैटरी का यूज करके या फिर सेल का यूज करके। किसी सर्किट को हम लोग मान लो बैटरी या सेल के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, दोनों टर्मिनल से ज्वाइन कर दिए, बैटरी लगा दी उसमें
और सेल लगा दिए, तो फिर उस सर्किट में कंटिन्यूअसली क्या होगा, करंट फ्लो करते रहेगा। अब ये बैटरी या फिर ये सेल, ये कैसे एक सर्किट में कंटिन्यूअसली करंट को फ्लो करता है, ठीक है, कैसे प्रोवाइड करता है ये करंट उसको कंटिन्यूअसली। तो सेल जो होता है या बैटरी होता है, उसमें एक केमिकल रिएक्शन चलते रहता है, ठीक है, हमेशा उसमें क्या होते रहता है, एक केमिकल रिएक्शन चलते रहता है, उसमें केमिकल स्टोर होता है, जो हम रेडियम लगाते हैं, बैटरी सेल लगाते हैं, या फिर कार में जो बैटरी होता है उसमें केमिकल रिएक्शन चलते रहता है, और उसी केमिकल रिएक्शन के कारण ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। इसलिए कि हम चाहें कि अगर किसी सर्किट में कंटिन्यूअस करंट का सप्लाई होते रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, और वो किसके द्वारा कर सकते हैं हम लोग, सेल या फिर बैटरी के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो यहां पे हम लोग दो तरह का डायरेक्शन का बात करेंगे। देखो, पहला कन्वेंशनल, कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल डायरेक्शन मतलब जो बहुत दिन हमारे पिछले समय से चलते आ रहा है, बहुत दिनों से चलते आ रहा है। अर्ली टाइम में क्या हुआ था कि चार्जेस के बारे में तो मालूम था, सिर्फ दो चार्जेस के बारे में मालूम था, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी भी तो दो ही चार्ज के मालूम है, लेकिन उस टाइम जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। चार्जेस के बारे में मालूम था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो साइंटिस्ट ऐसा माना करते थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो किसके कारण है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। उनका ऐसा मानना था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस नहीं, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इसलिए जो है कन्वेंशनल डायरेक्शन जो करंट का क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल यानी कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होता है करंट का, वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन हम लोग अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक करंट का, इलेक्ट्रॉनिक करंट का, अब इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच दे फ्लो। अब इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या करता है, मूव करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होगा। लेकिन हम लोग जब भी किसी चीज का, जहां जहां पे मान लो किसी सर्किट में हमको करंट का डायरेक्शन दिखाना है, तो क्या दिखाएंगे हम लोग, पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाएंगे। वो एजम्पशन है, ऐसा माना जाता है। अर्ली साइंटिस्ट हमारे यही मानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, एजम्पशन। ये रियल जो फ्लो होता है, रियल फ्लो ऑफ जो करंट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसलिए जब भी कहीं करंट का डायरेक्शन को दिखाओ, ठीक है, तो क्या दिखाओगे, पॉजिटिव से नेगेटिव। हमेशा क्या दिखाओगे, पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाओगे। अब देखिए हाउ द करंट फ्लोज इन अ सर्किट। हाउ द करंट flows in a conductor, a wire, कुछ भी बोल सकते हो, in a wire। अब किसी एक वायर में या किसी एक कंडक्टर में करंट फ्लो कैसे करता है, देखो जैसे मान लिया ये कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में प्रेजेंट है क्या, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स।
अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं करता है, when the current does not flow, when the current does not flow through the conductor, जब इस कंडक्टर से करंट फ्लो नहीं करता है तब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें मूव करते हैं। कैसे? रैंडमली मूव, रैंडमली करने का मतलब मेनी डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई कहीं मूव कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है। जब इससे करंट फ्लो नहीं होता कंडक्टर से तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें ये मेनी डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं। लेकिन जैसे इस कंडक्टर से हम लोग जैसे इस कंडक्टर से करंट पास करवाते हैं तब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तब ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इन वन डायरेक्शन। ये है करंट हमारा किस तरह से फ्लो करता है किसी सर्किट में। जब करंट पास करवाते हैं हम लोग तो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडमली मूव कर रहा था वो अब एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है। और कैसे? किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव करता है? अब ये चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इसलिए ये किधर से किधर फ्लो करेंगे? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स चूंकि नेगेटिवली चार्ज है ये किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इस तरह से जो है हमारा करंट का फ्लो होता है किसी भी वायर में। ये तो हो गया हमारा फ्लो ऑफ करंट कैसे करता है वायर में। अब हम लोग का अगला टॉपिक है ओम्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओम्स लॉ, ओम का नियम। देखो क्या है ये, क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor। या सिंपली तुम यहां तक लिख सकते हो is directly proportional to the potential difference। यानी ओम्स लॉ में क्या बताता है, जब किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए उसका जब टेम्परेचर, तब उस कंडक्टर से जो करंट फ्लो करता है ना, करंट यानी आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके। इट मींस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता है तो करंट भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता है तो करंट भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यह है हमारा। अब देखो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, समझिए, और V इज इक्वल टू R इंटू I। अब ये R क्या है? R क्या है यहाँ पे? R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी।
जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम लोग तो उसके बदले में कोई कांस्टेंट देना पड़ता है। आर यहाँ पे कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम क्या है? रेसिस्टेंस। इस कांस्टेंट का क्या नाम है? रेसिस्टेंस नाम है। अब इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, V अपॉन I इज इक्वल टू R, या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको? V इक्वल टू V इक्वल टू V बाई I इक्वल टू R। अब देखो V इक्वल टू I इंटू R, सेम चीज, और V बाय R इज इक्वल टू I। अब देखो ये जो इक्वेशन मिला है, ये जो इक्वेशन मिला है इससे क्या पता लगता है? देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब देखो ये जो इक्वेशन मिला हम लोग को, इस इक्वेशन से क्या देखने को मिला है? I इज इक्वल टू V अपॉन R। इससे क्या पता लग रहा है कि करंट जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में किसके साथ? पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में किसके साथ? रेसिस्टेंस के साथ। अब देखो इसको हम लोग समझने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो इनवर्स, यहाँ पर अगर दिक्कत हो रहा था समझने में तो देखो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन R। इसका मतलब I V के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर रेसिस्टेंस बढ़ाना, अगर रेसिस्टेंस बढ़ता है किसी कंडक्टर का तो करंट सीधे क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मान लो रेसिस्टेंस को अगर हम लोग कर देंगे डबल तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। या फिर अगर रेसिस्टेंस मान लो घटा दिए, रेसिस्टेंस को हाफ कर दिए तब करंट डबल हो जाएगा। यानी रेसिस्टेंस को बढ़ने से करंट घटेगा अमाउंट, और रेसिस्टेंस के घटने से करंट का अमाउंट बढ़ेगा। यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। ये पता लगा हम लोग को। अब देखो और क्या क्या करना है हम लोग को। रेसिस्टेंस आखिर क्या होता है ये तो हम उसका लॉजिक नहीं, हम लोग क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे किसी कंडक्टर का तो उससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस का। अब रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस इसको बहुत कोई रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब देखो रेसिस्टेंस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ conductor, the ability of a conductor to oppose बोल दो या resist बोल दो, एक ही बात है, to oppose the flow of current is known as या फिर is called resistance। अब किसी भी कंडक्टर का वह एबिलिटी, वह क्षमता जिसके कारण वो अपने से होकर करंट जो पास करता है उसको रोकता है, अपोज करता है, इसी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है? ओम। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? ओम है। और रेसिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ओमेगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा। यह आदमी का मुंडी नहीं है, ये ओमेगा का सिंबल है, ओमेगा। इससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट क्या है? ओम। ये रेजिस्टेंस पता लगे हमको क्या होता है? किसी भी कंडक्टर का वह क्षमता जिसके कारण वो अपने से पास करने वाले करंट को अपोज करता है, रोकता है। अब रेजिस्टेंस जो है किस किस चीजों पे डिपेंड्स करता है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ऐसे
ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। देख लो, पहला है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये भी एक फैक्टर है। किसी भी हर कंडक्टर का लेंथ अलग अलग हो सकता है, कोई शॉर्ट हो सकता है, कोई लॉन्ग हो सकता है। तो कंडक्टर का अलग अलग लेंथ होगा तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग। और कैसे कैसे बढ़ता है लेंथ के, देखो, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर लेंथ घटेगा तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब जैसे मान लो शॉर्ट वायर है, शॉर्ट वायर है और ये एक लॉन्ग वायर है, तो रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, लॉन्ग वायर का। लॉन्ग वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, लेंथ जितना कम होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। तो एक पूछ लिया जाता है कभी कभी, एक आपका है जो वायर लॉन्ग है और एक शॉर्ट है, तो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, तो ऑफकोर्स लॉन्ग वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हम लोग ये देख लिए लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा फैक्टर है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब किसके क्रॉस सेक्शन का एरिया, कंडक्टर का, इस पे भी डिपेंड करता है। किसी भी अलग अलग कंडक्टर्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, अलग अलग। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, सिंपल वे में इसको समझ लो, थिकनेस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं हम लोग, थिकनेस को। कंडक्टर का थिकनेस पे डिपेंड करेगा उसका रेजिस्टेंस। और ये कैसे डिपेंड करता है, ये भी देख लो। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस। तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगा अगर एरिया क्या होगा, घटेगा, और अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब देखो क्या होगा इसमें, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, यानी जैसे ही एरिया, इनवर्स का मतलब उल्टा, एरिया जैसे बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और एरिया अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब जैसे थिक वायर, थिक वायर और दूसरा थिन वायर। अब एक तार जो है मोटा है और एक तार जो है पतला है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किसका, थिन वायर, पतले तार का। क्यों, क्योंकि पतले तार का एरिया क्या होगा, कम होगा। एक पतले तार का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो कम होगा, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। एरिया कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। तो ये दूसरा फैक्टर भी देख लिया हम लोग। अब अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मान लो दो कंडक्टर है जिसका लेंथ, जिसका एरिया सब सेम है, लेकिन फिर भी उसका रेसिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, क्योंकि वो दो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। मान लो एक हम लोग कंडक्टर लेते हैं और एक दूसरा कंडक्टर लेते हैं, और दोनों का एरिया और लेंथ क्या है, सेम है, लेकिन फिर भी इसका रेजिस्टेंस क्या है, डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि मान लो इसका मटेरियल जो है उसका नेचर अलग अलग है। एक कॉपर का बना हुआ मान लो, और एक मान लो दूसरा बना हुआ है तुम्हारा किसी पार्टिकुलर एलॉय का, ठीक है, मान लो नाइक्रोम का बना हुआ, नाइक्रोम एलॉय। अब कॉपर एक अलग मटेरियल है और नाइक्रोम एक अलग मटेरियल है। दोनों कंडक्टर का लेंथ और एरिया सब कुछ सेम, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो डिपेंड करता है कि जिस मटेरियल से वो कंडक्टर बना है
उसका नेचर कैसा है। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, कॉपर जो है ना, कॉपर का रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है, मान लो कॉपर का रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है, तो इसका जो नाइक्रोम का लगभग कितना हो जाता है, 60 ओम हो जाता है। देखिए, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो कॉपर नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर से 60 गुना है, 60 गुना ज्यादा। देखें हम लोग कि अलग अलग नेचर वाले मटेरियल्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। अब अगला फैक्टर क्या है हम लोग का, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर हम लोग चेंज करें कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज करें हम, तो उसके कारण रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। मान लो दो हमारा कंडक्टर है, समझने के लिए दो कंडक्टर है जो कि बिल्कुल हर चीज में सेम है, लेंथ में, एरिया में, सब कुछ में सेम है। अगर हम लोग अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस ओम है, ठीक है, ओम है, इसका मतलब 5 ओम है इसका रेजिस्टेंस, R इक्वल टू 5 ओम। टेम्परेचर कितना था, मान लो टेम्परेचर इसका था 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर हम लोग कर दिए 48 डिग्री सेल्सियस, तो अब इसका रेजिस्टेंस जो है वो हो गया 10 ओम। तो क्या देखेंगे, दोनों सेम मटेरियल है, सब कुछ सेम है, बिल्कुल सब कुछ सेम है, एरिया थिकनेस सब कुछ सेम है, लेकिन हम लोग इसका टेम्परेचर चेंज किए कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा किसी कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का अगर हम मान लो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अधिकतर जो मेटल्स होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और टेम्परेचर घटाने से उसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है। ये तो हो गया। अब देखते हैं हम लोग रेजिस्टेंस तो जान लिए, अब रेसिस्टिविटी क्या होता है ये देखते हैं। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस से थोड़ा हटके होता है। क्या होता है, देखो क्या होता है, द एबिलिटी of the material of a conductor to oppose or resist, कुछ भी बोलो, to oppose the flow of current, is called resistivity। अब देखो रेजिस्टेंस के डेफिनेशन को अगर हम लोग रिकॉल करते हैं क्या पढ़े उसमें, द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, नॉट द मटेरियल का वहां कोई जिक्र भी नहीं हुआ था। द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू ओपोज द फ्लो ऑफ करेंट, रेजिस्टेंस में। लेकिन रेसिस्टिविटी में क्या लिखे हैं, द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, नॉट ओनली द कंडक्टर बट द मटेरियल फ्रॉम विच द कंडक्टर इज मेड। जो कंडक्टर जो है जिस मटेरियल से बनाया गया है उसकी एबिलिटी का बात कर रहे हैं हम लोग। मान लो ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का एबिलिटी का बात नहीं कर रहे हैं। ये कंडक्टर मान लो कॉपर से बना है, और ये दूसरा कंडक्टर है जो नाइक्रोम से बना है, ठीक है। तो दोनों का मटेरियल अलग अलग है, ये कॉपर से बना हुआ है, नाइक्रोम से बना हुआ है। तो किसी भी कंडक्टर का जिस मटेरियल से वो बना हुआ है उस मटेरियल का एबिलिटी, कौन सा एबिलिटी, करंट को अपोज करने का जो एबिलिटी है वो क्या कहलाता है, रेसिस्टिविटी कहलाता है। अब देखो रेसिस्टिविटी जो हम लोग देखें कि रेसिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे लेंथ पे करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करता है, टेम्परेचर पे करता है, बहुत सारी चीजों पर रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें उससे
हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज डिक्रीज होता है। अगर एरिया इंक्रीज डिक्रीज करें तो उससे भी हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता है। लेकिन रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टिविटी जो होता है ना वो लेंथ या एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। और बहुत सारे ऐसे एलॉयज हैं जिनका टेम्परेचर चेंज कर देने से भी, जैसे नाइक्रोम हो गया और भी बहुत सारे एलॉय, जिसका टेम्परेचर चेंज करने से भी रेसिस्टिविटी नहीं बदलता है। तो रेसिस्टिविटी जो है वो एरिया, लेंथ वगैरह इन सभी चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम लोग बात करें कॉपर और नाइक्रोम का रेसिस्टिविटी का, कॉपर और नाइक्रोम का रेसिस्टिविटी का बात करें, कॉपर का रेसिस्टिविटी और नाइक्रोम का रेसिस्टिविटी, तो कॉपर का रेसिस्टिविटी जो है ना वो नाइक्रोम से 60 गुना कम है। अगर इसका 1 गुना है रेसिस्टिविटी, नाइक्रोम का कितना है 60 गुना, यानी कॉपर से 60 गुना ज्यादा रेसिस्टिविटी किसका है, नाइक्रोम का है। और जिसका रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है ना, ऐसे मटेरियल्स का हम लोग यूज करते हैं किसको बनाने में, हीटिंग अप्लायंसेस, जैसे आयरन हो गया, हीटर हो गया, इन सभी चीजों को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऐसे मटेरियल्स का जिसका रेसिस्टिविटी हाई। अब रेसिस्टिविटी देखो, अब हम लोग क्या पाए थे रेसिस्टेंस में कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। एक ओम्स लॉ में पढ़े थे ना कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का, वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम कंबाइन कर देते हैं, क्या मिलेगा हमको, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ये मिल जाएगा हम लोग को। और इसका मतलब क्या है, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। ये P नहीं है, ये रो है। क्या है, रो, इसको हम लोग रो बोलते हैं। ये सिंबल जो है किसका है, रो का। रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिस्टिविटी को। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो क्या लगाए, हम एक कांस्टेंट डालें। रो एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। ये क्या है, रेसिस्टिविटी। अब देखो ये हमारा रेसिस्टिविटी को निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारा। कैसे निकाल सकते हैं रेसिस्टिविटी, अब देखो रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। अगर मान लो हमको किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है और लेंथ पता है, तो हम लोग उसका क्या निकाल लेंगे, रेसिस्टिविटी निकाल सकते हैं। तो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दो अलग अलग चीज है, ये हमेशा माइंड में बैठा के रखना। चलो आज की क्लास में इतना, फिर मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।